हेलो एवरीवन। तो आज हम लाए हैं वर्क एनर्जी पावर के कुछ और क्वेश्चंस, और ये क्वेश्चंस हैं आपके क्वेश्चन नंबर 16 से क्वेश्चन नंबर 21 तक। ये आपके एनसीईआरटी बुक में एज इट इज़ दिए गए हैं। ये वीडियो हमारी वर्क एनर्जी पावर की लास्ट वीडियो है, और उसके बाद हम नया चैप्टर लाएंगे। इसके बाद वैसे तो साउंड चैप्टर है, लेकिन साउंड अब हमारे सिलेबस में इस साल नहीं है, तो हम उसको कवर नहीं करेंगे, और हम कुछ चैप्टर लाएंगे यहाँ पर केमिस्ट्री के। तो अभी हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16, और क्वेश्चन नंबर 16 में हमसे बोला है कि एक ऑब्जेक्ट, उसका मास दिया स्मॉल m, और वो कांस्टेंट वेलोसिटी v से मूव कर रहा है। तो कितना वर्क करना पड़ेगा, हाउ मच वर्क शुड बी डन ऑन द ऑब्जेक्ट इन ऑर्डर टू ब्रिंग द ऑब्जेक्ट टू रेस्ट। तो उसको रेस्ट पर लाने के लिए कितना काम करना पड़ेगा। तो बहुत ही सिंपल है, हमने वर्क का एक कॉन्सेप्ट सीखा है कि वर्क इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, मतलब काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। ओके, तो देखते हैं काइनेटिक एनर्जी इनिशियल कितनी है। तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल है हाफ एम वी स्क्वायर। देखो ये मास और ये वेलोसिटी। और काइनेटिक एनर्जी फाइनल कितना होगा, काइनेटिक एनर्जी फाइनल होगा 1/2 मास इनटू वेलोसिटी। देखो मास तो चेंज होगा नहीं, बट ऑब्जेक्ट हमारी रेस्ट पर आ गई है, तो ये हो जाएगा 0 का स्क्वायर। तो अल्टीमेटली काइनेटिक एनर्जी फाइनल वाली हो जाएगी 0। तो वर्क डन इज इक्वल टू 0 माइनस 1/2 mv²। तो दैट मीन्स आपको काम करना पड़ेगा -1/2 mv², मतलब जितनी काइनेटिक एनर्जी है उतना ही काम करना पड़ेगा। तो आपको यहाँ पर आंसर मिला -1/2 mv²। ठीक है, बस इतना ही करना रहेगा। ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 नंबर में ये आपसे पूछेंगे, इससे ज़्यादा नहीं पूछेंगे। ज़्यादा कुछ लिखने की हम रिक्वायरमेंट यहाँ पर नहीं है। ठीक है, बाकी स्कूल में अगर आपसे बोलते हैं कि इसको पूरा मिनट में लिखना है, तो फिर आपके लिए ये पूरा लिखना पड़ेगा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें, और जो मैंने आपको एक इक्वेशन से बताया है वही सब कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है डिटेल में। ओके, अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, और वो क्या है, कैलकुलेट द वर्क रिक्वायर्ड टू बी डन टू स्टॉप अ कार। स्टॉप बोल दिया मतलब फाइनल वेलोसिटी 0, फाइनल वेलोसिटी तुम्हारी 0 हो जाएगी यहाँ पर अभी कितनी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, 60 किलोमीटर पर आवर, और उस कार का मास दिया है 1500 kg। तो देखो बस वही चीज़ आ गई, वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल फिर से 0 हो जाएगी बेटा, क्योंकि कार स्टॉप हो रही है। तो कुछ भी आप यहाँ पर वैल्यू रख लो, जैसे मास की वैल्यू रखो 1500, पर रखना क्या है, जो आपकी वेलोसिटी वो तो 0 है। तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल विल बी इक्वल टू 0। अब करते हैं काइनेटिक एनर्जी इनिशियल की बात। तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल देख लो 1/2, मास कितना है 1500, और वेलोसिटी स्टार्टिंग में कितनी दी है 60 किलोमीटर पर आवर। तो हो सकता है कि आप इसको डायरेक्टली 60 रख दो, ये गलती मत करना, क्योंकि हमें इसको किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में लाना पड़ता है। तो इनटू करना पड़ेगा 5/18 से, और ये पूरा फिर सॉल्व होगा, और हम दोनों वैल्यू यहाँ पर रख देंगे, तो हमारा आ जाएगा आंसर। अब ये पूरा सॉल्व होकर कितना आता है वो हम देखते हैं यहाँ पर। तो इसके लिए मैंने एक पूरा फॉर्मेट लिख कर रखा है, जो स्कूल में आपके यूज़ होगा। स्कूल में आपको ऐसे लिखना पड़ेगा। ठीक है, वहाँ पर आप उसका मास बताओगे, वेलोसिटी बताओगे, फिर वेलोसिटी को किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में लाओगे। तो 60 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 5/18 से, सॉल्व होगा तो ये आंसर मिलेगा 50/3। और ये सारी वैल्यूज रख कर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लगाया, तो ये हमारा बन जाएगा 208,333.3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 हमसे ये बोल रहा है कि यहाँ पर 3 फिगर हैं, और इन तीनों में हम क्या कर रहे हैं, कुछ फोर्स लगा रहे हैं F इजेक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m। तो ये जो ऑब्जेक्ट है इसका मास दिया है m। ठीक है, द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। तो ये जो लंबी सी एरो बनी हुई है, ये क्या बता रही है, डायरेक्शन ऑफ द मोशन। ठीक है, ऑब्जर्व द डायग्राम केयरफुली एंड स्टेट वेदर द वर्क डन बाय द फोर्स इज नेगेटिव, पॉजिटिव और 0। तो जहां पर आप फोर्स लगा रहे हो उससे आपको कौन सा वर्क मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा, नेगेटिव मिलेगा, ये 0 मिलेगा। तो ये हम देखते हैं यहाँ पर फटाफट। तो देखो पहले हम देखते हैं फर्स्ट वाला केस, इसको नाम देंगे हम ए केस, इसको नाम देंगे बी केस, और इसको नाम देंगे सी केस। तो हम शुरू करते हैं हमारे फर्स्ट वाले केस से। तो फर्स्ट वाले केस में क्या होगा,
फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, ये वाला जो आपका डायरेक्शन है वो क्या है, डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन है। तो डिस्प्लेसमेंट और फोर्स यहाँ बना रहे हैं 90 डिग्री का एंगल। तो जब भी 90 डिग्री बनेगा तो वर्क डन हमेशा 0 रहेगा, क्योंकि वर्क डन का जो एक्चुअल फॉर्मूला होता है वो होता है वर्क इज इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा। तो कॉस आ जाएगा 90 डिग्री और कॉस 90 होता है 0, तो वर्क डन आपको मिलेगा 0 डिग्री। तो ये आपको हमेशा याद रखना है कि जब भी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में 90 डिग्री बने तो वर्क डन इज ऑलवेज 0। ओके, अब देखते हैं सेकंड वाला केस। तो सेकंड वाले केस में क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन और फोर्स का डायरेक्शन सेम है। तो जब दोनों का डायरेक्शन सेम होगा तो वर्क डन हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा। ओके, इसको आप फॉर्मूले से भी देख सकते हो। यहाँ पर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल कितना बनेगा, 0 डिग्री। तो वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस 0 डिग्री, और कॉस 0 होता है 1, तो ये आ जाएगा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो आप देख सकते हो ये पॉजिटिव है, तो इसलिए वर्क डन हमारा पॉजिटिव हो गया। थर्ड केस में देखते हैं, यहाँ पर देखो फोर्स का डायरेक्शन ये है, डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन यहाँ पर है, दोनों के बीच में एंगल बनेगा 180 डिग्री, दोनों बिल्कुल अपोजिट जा रहे हैं। तो ऐसा जब केस होगा तब वर्क डन आपको मिलेगा नेगेटिव। नेगेटिव क्यों मिलेगा, क्योंकि कॉस 180 डिग्री होता है -1। तो वर्क डन इक्वल टू एफ इंटू डी, और कॉस 180 और कॉस 180 होता है -1, तो इसका फॉर्मूला बन जाएगा -f.d। तो ये माइनस आ गया, तो उसका मतलब नेगेटिव वर्क डन है। ठीक है, इसमें ज़्यादा कुछ आपको यूज़ नहीं करना, बस ये सिंपल सा फॉर्मूला आपको बताना है। ठीक है, बहुत सारे स्कूल में इस फॉर्मूले को अलाउड नहीं करते हैं 9th स्टैंडर्ड में, क्योंकि ये 11th में होता है। तो आप सिंपल बस ये लिख सकते हो कि जब भी 90 डिग्री होगा तो वर्क डन 0 होगा, सेम डायरेक्शन होगा तो वर्क डन पॉजिटिव होगा, और अपोजिट डायरेक्शन होगा तो वहाँ पर वर्क डन नेगेटिव रहेगा। ये आप डायरेक्टली वहाँ पर बता सकते हो। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। यहाँ पर एक सोनी है, तो सोनी सरनेम भी हो सकता है और उसका नेम भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर वो ये बोल रही है कि अगर बहुत सारे फोर्सेस लगाओगे तब भी एसिलेशन ऑब्जेक्ट का 0 हो सकता है। तो क्या ये पॉसिबल है कि हम बहुत सारे फोर्सेस लगाएं और हमारा जो एसिलेशन है वो 0 हो जाए? बिल्कुल हो सकता है। देखो, न्यूटन का जो सेकेंड लॉ है उसने हमसे क्या बोला, एफ एक्सटर्नल इक्वल टू 0। अगर एफ एक्सटर्नल इक्वल टू 0 है तो एसिलेशन भी 0 रहेगा, क्योंकि एफ एक्सटर्नल होता है मास इंटू एसिलेशन। तो भैया अगर किसी एक ऑब्जेक्ट पर तुम यहाँ से फोर्स लगा रहे हो 5 न्यूटन और यहाँ से भी फोर्स लगा रहे हो 5 न्यूटन, तो तुम्हारा टोटल फोर्स हो जाएगा 0। तो एफ एक्सटर्नल जब भी 0 होगा तब एसिलेशन भी 0 रहेगा। ठीक है, तो इसको तुम चाहो तो फॉर्मूले से भी बता सकते हो या डायग्राम से भी समझा सकते हो। मेनली बात यहाँ पर क्या है कि जब भी एक्सटर्नल फोर्स का टोटल समेशन 0 होगा तब एसिलेशन 0 रहेगा, और हमें यह भी पता है कि जब भी एसिलेशन 0 होता है तब वेलोसिटी चेंज नहीं होती है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इनिशियल वेलोसिटी vi इज ऑलवेज इक्वल टू vf, मतलब फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी इक्वल रहेंगे। अगर इनिशियल 0 है तो फाइनल भी 0 रहेगी। ओके, तो एसिलेशन यहाँ पर 0 है क्योंकि ये कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। ओके, चलो और आगे बढ़ते हैं हम और देते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 20। और क्वेश्चन नंबर 20 हमसे क्या बोल रहा है कि तुम्हें यहाँ पर एनर्जी फाइंड आउट करनी है, और कौन सी यूनिट में करनी है, किलोवाट आवर। ठीक है, और यहाँ पर हमें बताया है कि 4 डिवाइसेस हमारे घर पे लगी हुई हैं और सबकी पावर है 500 वाट, मतलब हर एक की पावर है 500 वाट। ठीक है, तो टोटल हो जाएगी 4 × 500 मतलब 2000 वाट, और वो 10 घंटे के लिए डेली यूज होती हैं। तो हमारी एनर्जी कितनी होगी, तो हमारी एनर्जी हम निकालते हैं यहाँ पर। पहले हम पावर को वाट से किलोवाट में लाएंगे। ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ पर किलोवाट की रिक्वायरमेंट है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 500 को डिवाइड कर देंगे 1000 से, क्योंकि वाट और किलोवाट में 1000 का डिफरेंस होता है इसलिए। तो इसको हम कैंसिल करेंगे, तो ये आ जाएगा 5/10, और अच्छे से लिखेंगे तो 0.5, तो ये बन गया 0.5 किलोवाट, और टाइम लगा कितना, 10 घंटे का। ठीक है, तो पावर इक्वल टू हो गया कितना, एनर्जी बाय टाइम। ये तो हमने सीखा है, ये हमारा फॉर्मूला है। तो पावर हो गई 0.5, एनर्जी E और टाइम हो गया
टाइम को भी हम आवर में रखेंगे क्योंकि आवर में ही हमें रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ रख दिया हमने 10, तो ये 10 इससे मल्टीप्लाई होगा तो 0.5 इंटू 10 हो जाएगी एनर्जी। ये अभी हम एक ही डिवाइस के लिए निकाल रहे हैं, तो ये मल्टीप्लाई होकर बन जाएगा एनर्जी इक्वल टू 5 किलोवाट आवर। ठीक है, तो ये एक डिवाइस की बात हो गई है और हमारे पास 4 मशीन है या फिर 4 डिवाइस हैं, तो हम क्या करेंगे 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे, इस 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे हम 4 से, तो आंसर आ जाएगा 20 यूनिट। ठीक है, 1 किलोवाट आवर को हम 1 यूनिट भी बोलते हैं। हमारे घर में जो बिजली का बिल आता है वो यूनिट के हिसाब से ही आता है। ओके, तो चलो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। तो क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोल रहा है कि अ फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट है यहाँ पर, ठीक है, वो जैसे ही ग्राउंड पर पहुँचती है तो वो स्टॉप हो जाती है, तो उसके पास जो काइनेटिक एनर्जी होती है उसका क्या होता है। ठीक है, मतलब बात कुछ ऐसी है कि भैया ये ऑब्जेक्ट है, नीचे जा रही है और जाते जाते हम बोलते हैं कि इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो धीरे धीरे काइनेटिक एनर्जी में बदलती है। तो जब ये नीचे पहुंचती है तब इसके बाद बहुत ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होती है, लेकिन सरफेस से स्ट्राइक होते ही पूरी एनर्जी उसकी ख़त्म हो जाती है। तो वो कौन से फॉर्म में जाती है, ठीक है, क्योंकि एनर्जी का कोई ना कोई फॉर्म तो वहाँ पर रहेगा, तो वो वहाँ पर थोड़ी सी एनर्जी के साथ रिकॉइल हो सकती है और बहुत सारी एनर्जी हीट और साउंड के फॉर्म में यूज हो जाती है। जब वो ऑब्जेक्ट स्ट्राइक करती है तब साउंड भी प्रोड्यूस होता है और साथ में हीट भी मिलती है। इस सरफेस पर जहाँ पर स्ट्राइक होगी वहाँ पर थोड़ी सी हीट भी डेवलप होती है, इतनी ज़्यादा नहीं होती है कि हमें फील हो, बट होती है। तो ये था हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन और अब हम देखेंगे इसके बाद कुछ नए चैप्टर्स हमारे केमिस्ट्री के क्लास 9 के। होप आपको ये चैप्टर पूरा समझ में आ गया होगा और इसमें कोई भी डाउट हो तो आप डायरेक्टली व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हो, वहाँ पर आपको इसका सॉल्यूशन एज सुन एज पॉसिबल मिल जाएगा। इस चैप्टर का या कोई भी चैप्टर का डाउट हो, यू कैन डायरेक्टली कॉन्टेक्ट मी ऑन माई व्हाट्सएप नंबर।